अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप बच्चों की सेहत अच्छी होगी। जी, मैट्रिक क्लास और फेडरल बोर्ड का पेपर आपका होने जा रहा है। होपफुली आप बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी अभी तक कर ली होगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने कहा आप बच्चों से शेयर कर लूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पेपर बोर्ड के चेक किए हैं और उसमें बहुत सारे बच्चों ने कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स की हुई हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आप बच्चों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर लिए जाएं, ताकि आप भी उस तरह की मिस्टेक्स अपने फाइनल एग्जाम्स में जाके ना करें। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि आपके पेपर के तीन डिविजन्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो जहाँ तक बात आपके सेक्शन ए की है, जो कि बेस कर रहा है एमसीक्यूज पे, और आप जानते हैं कि आपके टोटल 12 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का एक नंबर है। तो ये आपका 12 नंबर का जी, वैसे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका ये 12 नंबर का है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर आप जानते हैं कि इसमें आपके ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। और ये आपके टोटल कितने बनते हैं यहाँ पे? जी, ये आपके टोटल 15 एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पे बनेंगे। तो ये आपका सेक्शन ए बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि इसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। अगर आपका बिल्कुल जो है वो ठीक ठीक आपने लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, और आपने जो है वो एमआर शीट को सही प्रॉपर फिल किया हुआ है, तो आपके मार्क्स यहाँ से कटेंगे नहीं, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन एक लिहाज से। एमसीक्यूज आपके आने कहाँ से हैं? एमसीक्यूज की जो बात की जाए, तो ये आपके जो सारे के सारे एमसीक्यूज हैं इस मरतबा एक्सपेक्टेड यही है कि आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज जो हर चैप्टर के लास्ट पे गिवन है, इस एक्सरसाइज में से आपके ये सारे एमसीक्यूज बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में से बनने जा रहे हैं। तो अगर आपकी ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से तैयार हो, तो आप ये बड़ा ही अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सारा का सारा ऑप्शंस आपको पता है। थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप बिल्कुल वही करें और उसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर ना करें। तो ये आपने जहन में रखना है कि वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आपने उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने वहाँ पे मार्क करना होगा। तो ये आपके जो 15 नंबर हैं एमसीक्यूज के, ये तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई बच्चा एक नंबर भी यहाँ पे लूज ना करे। कुछ एमसीक्यूज होते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है, सॉल्व करके मार्क करना होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो विदाउट सॉल्विंग आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है, अ लाइन विच टचेज द कर्व या अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट इज नोन एज। तो आपको पता है कि ये टेंजेंट की डेफिनेशन है, तो आपने टेंजेंट को मार्क कर देना। अब इसमें आपने कुछ सॉल्व नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है x × x + 5 इज इक्वल टू 0, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेन, इस इक्वेन के आंसर्स क्या होंगे, तो आपको पता है दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, या फर्स्ट टर्म जीरो होगी या फिर सेकंड टर्म जीरो होगी। तो यहाँ से आपके पास x के दो आंसर आ जाएंगे, एक x का आंसर 0 आ जाएगा और दूसरा -5 आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये रफ वर्क कहाँ पर करेंगे। ठीक है, आप ये रफ वर्क कहाँ पे करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको पहले तो ये सहूलत मौजूद थी कि आप आंसर शीट के लास्ट पे रफ वर्क कर सकते थे। ठीक है, आंसर शीट के बिल्कुल लास्ट पेज पे आप रफ वर्क कर सकते थे। लेकिन अब आपको पता है कि आपका जो आंसर शीट है वो भी ई शीट है, उसमें भी आपके क्वेश्चन नंबरिंग लिखी हुई है, तो आपने वही क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो अब एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लेड पेंसिल को इस्तेमाल करें और लास्ट पेज के ऊपर रफ वर्क कर लें और बाद में उसको रेज कर दें। ठीक है, एक तो आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। और दूसरा, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वापस रिटर्न बैक तो नहीं होता ना, आपने तो जस्ट ओएमआर शीट वापस करनी होती है। तो जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप उसके ऊपर भी रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आप रफ वर्क कर सकते हैं, अपना रोल नंबर लिख लीजिए और उसके ऊपर आप रफ वर्क कर लें, क्योंकि मैथ्स के एमसीक्यूज में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न वर्क करना होता है। तो आप बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करें आंसर शीट आने का वेट करते रहें
तो आप जो है वो रफ वर्क वहाँ पे करें और कोशिश करें कोई एमसीक्यू आप मिस मत कीजिए, ठीक है। 15 के 15 एमसीक्यूज मार्क कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशंस भी देखने में आती हैं कि बच्चा क्या करता है, एमसीक्यू कोई मिस कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पूरे पूरे नंबर हैं, ये आपने बेला वजह कोई एमसीक्यू भी मिस नहीं करना। और मैंने आपको बताया कि इस मरतबा जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हैं तकरीबन 12 से 13 एमसीक्यूज आपके इसी एक्सरसाइज में से आ जाएंगे, ठीक है। इसी एक्सरसाइज में से आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर ए हो गया जिसमें आपने एमसीक्यूज मार्क करने हैं। चलें जी, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएं, वो है आपका सेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप बच्चों को रेकमेंड करता चलूँगा कि आप पेपर में सेक्शन बी से पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लें, क्यों? उसमें बाज़ औक़ात कुछ बच्चों ने थ्योरम्स को जो है वो मेमोराइज किया होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात उनके कुछ कंसेप्चुअली देखने के बाद उसको एज इट इज़ उन्होंने मेमोराइज किया होता है। तो इस वजह से यहाँ पे रिकमेंड ये किया जाता है कि बजाय इसके कि पहले आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करें, आप पहले सेक्शन सी अटेम्प्ट कर लें, सही है। क्योंकि अब तो आपको जगह पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे आपने लिखना है, कौन कौन से पेजेस उसके लिए आपके पास अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ पे आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 5 कहाँ पे कर सकते हैं, 6 कहाँ पे कर सकते हैं और 7 कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हर एक के अलग अलग पेजेस आपको पता है कि उन पेजेस पे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो बिल्कुल आप बजाय पहले सेक्शन बी करने के उन पेजेस पे जाएं और आप उनमें से जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपने, वो आप वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। अब जो सेक्शन सी है उसकी डिवीजन बड़ी ही आसान है। उसमें एक तो सवाल आपका पक्का जो आना है, वो आप स्टूडेंट्स भी जानते हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 8 से आना है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 में 2 ही थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2। 2 थ्योरम्स हैं, दोनों में से एक आपका आ जाना है वहाँ पे। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको पता है चैप्टर नंबर 13 में से आना है, जो जो कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से भी इस मरतबा जो चांस है उसका शुरू का क्वेश्चन जिसमें आपने सरकम सर्कल बनाना है, उसका चांस ज़्यादा लग रहा है कि ये सवाल आपका आ सकता है कि सरकम स्क्राइब अ सर्कल आपने जो है वो सर्कल बनाना होगा, जिसमें ट्राइंगल के जिसमें सर्कल के अंदर जो है वो क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, सरकम सर्कल कहलाता है। तो इसके आप एक मरतबा रिटन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्ट करके इसको देख लीजिएगा किस तरह से ये आप बनाएंगे, सही है। 2 सवाल आपके यहाँ पे हो गए। इसी तरह से आप जानते हैं कि थ्योरम्स आपके 3 आने हैं, ठीक है। 3 थ्योरम्स आपके आने हैं। तो एक आपका थ्योरम ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, चांस है कि आपका थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 10, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें जो थ्योरम नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, 4A और 4B है। इन 2 में से एक थ्योरम आने का चांस है, ठीक है। इन 2 में से एक थ्योरम आने का चांस है, सही है। तो ये 2 थ्योरम्स भी आपने अच्छी तरह से एक मरतबा रिवाइज कर लेने हैं। और आपका यूनिट नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 12 है उसका जो थ्योरम नंबर 1 है, फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, उसका जो थ्योरम नंबर 1 है उसको भी आपने देख लेना है। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपका आ सकता है, या यहाँ से आ जाएगा या फिर आपका एक्सरसाइज 7.5 उसके जो 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके जो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से, 9, 10 एंड 11, ये 3 क्वेश्चंस, सही है। ये कर लीजिए या थ्योरम कर लीजिए, इन 2 में से एक का चांस है कि आपका आ जाएगा। तो आपके पास चॉइस वैसे भी है, 5 में से आपने जस्ट कितने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये आपका कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं हर क्वेश्चन के। तो ये आपके ऐसा सेक्शन है, सेक्शन ए और सी ऐसा सेक्शन है कि इसमें से आप 24 में से 24 नंबर लें, इसमें से कोई नंबर आपका डिडक्ट नहीं होना चाहिए। अब एक और सवाल, जैसा कि आपको पता है कि आपका पैटर्न चेंज हुआ है, पहले आपके जो शुरू के चैप्टर्स होते थे फर्स्ट 6 चैप्टर्स, उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब आपका वहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है वो नोट कर लीजिए, ताकि उनको एक मरतबा आप गो थ्रू कर लें। और वो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं, एक्सरसाइज 1.4
और उसके जो रेडिकल वाले क्वेश्चन हैं उसमें जो सबसे लास्ट है वो वाला एक मरतबा देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 इन दो को देख लीजिएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके जो पार्ट्स हैं उनको एक मरतबा आप जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। इसी तरह से जो एक्सरसाइज 4.4 है, अगर लॉन्ग में आया तो ज़्यादा चांस है 4.4 में से या फिर 4.3 में से आएगा, ठीक है। 4.1 और 2 में से लॉन्ग में आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार। और इसी तरह से जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 है इनको एक मरतबा आपने देख लेना है। और फिर आपको 7.5 के मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पर बता दिए कि इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। तो ये बच्चों आपके 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम सेक्शन सी, जिसमें से आपने अटेम्प्ट एनी 3 करने हैं, ठीक है। कोई से भी आपने 3 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले ही आप कोशिश करें, चॉइस पहले से अवेल ना करें, पेपर में जाके आप देखें कि जो आपको बेस्ट आता है वो आप वहाँ पे परफॉर्म करें। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि एक्स्ट्रा परफॉर्म किए जाएं या ना किए जाएं। तो इसका आंसर ये है बिल्कुल किए जाएं, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर के भी पेपर मैंने चेक किए, ठीक है। तो उसमें इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि जो बच्चे ने बेस्ट 3 किए ना लॉन्ग में से, अब यहाँ की अगर आप बात करें तो बेस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए तो वो कंसिडर होंगे। लेट्स सपोज एक बच्चे ने 4 अटेम्प्ट कर लिए, उसको ये वाला थ्योरम यहाँ पे कहीं भूल गया और इसमें से उसके नंबर बन रहे हैं 6 आउट ऑफ 8। बाकी उसने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सवाल बिल्कुल ठीक कर दिया, ये थ्योरम उसने बिल्कुल ठीक लिख दिया और यहाँ पे भी थ्योरम उसने बिल्कुल ठीक लिख दिया, ठीक है। तो अब उसका ये क्वेश्चन कंसिडर नहीं होगा, उसके ये 3 क्वेश्चन कंसिडर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कब करना है, ठीक है। अब पहले तो मैंने आपको मशवरा ये दिया कि आपको जैसे ही सब्जेक्टिव मिले तो आप पहले सबसे पहले कहाँ पे कौन सा सेक्शन सॉल्व करें, सेक्शन सी सॉल्व करें, सही है। तो अब उसमें आपने ये सारे लॉन्ग अटेम्प्ट करना नहीं शुरू कर देने, बल्कि जो आपको बेस्ट 3 आते हैं पहले आप वो करें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सेक्शन बी सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलें अब आते हैं वापस सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी की अगर आप बात करें तो सेक्शन बी में मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे भी चॉइस मौजूद है, लेकिन जस्ट आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और उसकी जो डिवीजन है उसमें से आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 में से आपके कम अज़ कम मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चैप्टर जो 1 है उसमें आपके मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो उसके लिए आपको जो रिकमेंड किया जा रहा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने उसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसके क्वेश्चंस को आपने एक मरतबा अच्छी तरीके से देख लेना है, इसमें से आने का चांस ज़्यादा है। इसी तरीके से 1.3 उसको आपने वैसे तो ओवरऑल सारा ही देखते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो जिनके आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो होपफुली इन्हीं में से आ जाएगा। तो 1.3 में से आपने ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको बेस्ट कर लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से कर लेना है। और एक्सरसाइज 1.4 का मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 11 बताया था लॉन्ग के लिए, और शॉर्ट के लिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 है इनमें से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इन 3 जगहों से कम अज़ कम आपके कितने क्वेश्चंस आने हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस आपने यहाँ से चैप्टर 1 से अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब आ जाएं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपके 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा चांस है कि आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे, सही है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस की क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सरसाइज 2.1 की अगर आप बात करें तो उसके जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। एक्सरसाइज 2.4 की बात करें तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं और उसमें बिलखुसूस उसका जो 4th पार्ट है उसको आपने देख लेना है। एक्सरसाइज 2.5 की अगर आप बात करें तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 2 उसको आपने देख लेना है। और 2.6 की बात करें तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 5वां सवाल इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 2.8 जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसकी अगर आप बात करें
तो उसके 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी आपने करना सारा ही है, ज़ाहिर बात है, आपने तैयारी पूरी बुक की हुई है, तो इनको मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो से देख लेने हैं, ताकि पेपर में अगर आपको इनमें से कोई सवाल आए तो किसी स्टेप में फिर आप कंफ्यूज ना हो। सवाल आपके सामने नजर आए तो आपको उसका आंसर पता हो कि इसका आंसर ये आना है, 7 आना है या जो भी आना है, ठीक है। तो इतनी अच्छी आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, इतनी अच्छी आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 में भी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें भी 2 या 3, अगर 2 में से 3 आ गए तो फिर 3 में से चांस है कि 2 आएंगे, और अगर 3 में से 3 आ गए फिर 2 में से चांस है कि 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के मिला के तकरीबन चैप्टर 2 और 3 के मिला के 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, मिला के तकरीबन 5 सवाल आपके बनते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज और उसके क्वेश्चंस हैं वो नोट कर लीजिए। 3.1 उसका 4, 6 एंड 9, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो उसका 7, 8 और 9, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.3 का जो सवाल है उसमें आपने 3 और 4 को अच्छी तरीके से देख लेना है, 3 और 4 क्वेश्चन को। 3.4 में से हर बार तकरीबन सवाल आता है और उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कोई ना कोई बनता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और जो आपके पास के मेथड है एक्सरसाइज 3.6, उसका उसके दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, लेकिन ज़्यादा चांस उसका क्वेश्चन नंबर 2 का है कि उसमें से कोई पार्ट आपका बनेगा। तो टोटल आपके इन एक्सरसाइजेज में से 2 सवाल, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैंने आपको बता दिया कि 2 और 3 के मिला के 5 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, सही है। अब आ जाएं आप चैप्टर नंबर 4 पे। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर आप बात करें तो इसमें से मैक्सिमम चांस है कि आपका एक्सरसाइज 4.2 में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है कि आपका 4.2 में से क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर 2 क्वेश्चंस बने तो एक फिर हो सकता है 4.1 में से भी आ जाए, ठीक है। इसमें से उमूमन वैसे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें से उमूमन आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब आ जाए चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर नंबर 5 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और 5 की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इसी तरह से एक्सरसाइज 5.5, ये 3 एक्सरसाइजेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5, ये आपने अच्छी तरह से एक मरतबा रिवाइज कर लेना है, इसमें से चांस है कि आपके बन जाएंगे, सही है। अच्छा जी, तो इसमें से आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बनने हैं? इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा चांस होता है कि बन जाते हैं। फिर अगर आप बात करें चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है, जो कि कम स्टूडेंट्स ने तैयार किया होता है, तो इसमें मैं आप बच्चों को ज़्यादा मार्क नहीं करवाऊंगा। इसमें से आप बस ये जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं इनको कम से कम अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। 6.2 के 3 सवाल, 6.6, 7 एंड 12, और इसी तरह से 6.3 के 3 सवाल, 4, 5 एंड 6, सही है। ये 3 आपने एक एक्सरसाइज में से और 3 दूसरी एक्सरसाइज में से, ये आपने अच्छी तरह से एक मरतबा देख लेने हैं, 4, 5 एंड 6। अब आ जाए एक्सरसाइज 7, चैप्टर नंबर 7 पे, और इसमें से भी आपके एक या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक या फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से भी बनने हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में आपका जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज 7.2, और इसका क्वेश्चन नंबर 3, 10 एंड 13। एक्सरसाइज 7.3 उसका 7, 8 एंड 9, और ये एक्सरसाइज आपको मुकम्मल करनी पड़ेगी, इसमें से कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 में से कोई भी पार्ट बन सकता है। वेन डायग्राम का चांस नहीं है, वेन डायग्राम आने का कोई चांस नहीं है, उसके सवाल आने के चांस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी ये आपके जो मैंने मार्क करवाए चैप्टर नंबर 7 में से, इसमें आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे चैप्टर नंबर 7 में से, सही है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप चैप्टर नंबर 8, ठीक है। उसमें आपको पता है पहले तो ये होता था कि आपकी जस्ट थ्योरम्स ही इंक्लूडेड होते थे, अब थ्योरम्स की एक्सरसाइजेज भी इंक्लूडेड हैं।
तो एक्सरसाइज 8 उसके 2 सवाल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। इसी तरह से 9 की बात करें तो उसमें एक्सरसाइज 9.1 में उसका क्वेश्चन नंबर 4, और अगर एक्सरसाइज चैप्टर 10 की बात करें तो उसमें एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें से आपका चांस है कि इन सब में से मिला के आपके 2 या फिर 3, मैक्सिमम 3, ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, 2 या 3, ज़्यादा चांस यही है कि आपके 2 बनेंगे, ज़्यादा चांस यही है कि आपके 2 बनेंगे। तो अब बात मैं आपको बता रहा था कि एक्स्ट्रा आपने अटेम्प्ट कब करने। अब जब आप यहाँ से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल कर चुके होंगे, ठीक है, सेक्शन बी आपका मुकम्मल हो चुका होगा, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बेस्ट आते होंगे। वो आप जब अटेम्प्ट कर चुकेंगे तो अब आपके पास अभी भी एग्ज़ाम हॉल में टाइम बाकी होगा, क्योंकि उमूमन ये पेपर आपका पेपर एंड होने से तकरीबन 45 टू 1 और तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा पहले पहले बहुत सारे बच्चे पेपर मुकम्मल कर चुके होते हैं। मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में उमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तकरीबन उनका 1.5 घंटे के अंदर ये सारा का सारा मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो बाकी 45 मिनट्स या 1 आवर बच गया, या फिर कुछ बच्चे थोड़ा स्लो लिखते हैं, उनके पास हो सकता है 30 मिनट्स बाकी बच जाएँ, कुछ के पास और कम हो सकता है टाइम बचे, हो सकता है उनके पास 20 मिनट्स बच जाएँ, ठीक है। कुछ के पास और कम बच सकता है, हो सकता है उनके पास बस 10 मिनट ही बाकी हों। तो आप बच्चों को मैं यही रिकमेंड करूँगा, बजाय आप जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हॉल को छोड़ने के, आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाजमी अटेम्प्ट करें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे, हमने फेडरल बोर्ड में पेपर मार्किंग की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके शुरू वाले जो उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उसमें से 3 गलत निकल आए, ठीक है। 3 उन्होंने उनमें कोई मिस्टेक कर ली, जिसमें उनके 4 में से किसी में 2 नंबर, किसी में 4 में से 1 नंबर, ठीक है। लेकिन उन्होंने लास्ट पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे, ठीक है। और बाज़ बच्चों ने तो 3-3, 4-4 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए होते हैं, 3 to 4 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होते हैं। तो बिल्कुल आप अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन आप पहले अपना पेपर मुकम्मल करने के बाद पहले क्या करना है, आपने जो सेक्शन सी के 3 क्वेश्चंस हैं वो आपने पूरे करने हैं, फिर सेक्शन बी के 10 सवाल मुकम्मल करने हैं, और ये मुकम्मल करने के बाद फिर जो अब आपके पास टाइम बचेगा फिर आपने एक्स्ट्रास की तरफ आना है, ठीक है। तो रिकमेंड आपको मैं यही करूँगा कि शॉर्ट में आप 3 एक्स्ट्रा कर लें और लॉन्ग में आप 1 एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा तभी करेंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी, तैयारी पक्की होगी, तो फिर ही आप वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पे आप परेशान होंगे, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरा होना ही मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाज़ औक़ात बच्चे ने कोई माइनर मिस्टेक की होती है और वो पेपर प्रेजेंटेशन की वजह से कवर हो जाती है, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे होते हैं और कहीं पे जाके उसने कोई माइनर मिस्टेक की होती है, तो पेपर चेकर का दिल नहीं कर रहा होता कि यहाँ पे अब इसका कोई नंबर डिडक्ट किया जाए, ठीक है। तो वो फिर कोशिश करता है कि प्रेजेंटेशन की वजह से ही उस माइनर सी मिस्टेक को वो इग्नोर कर देता है और मार्क्स डिडक्ट नहीं करता, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्रॉपर आप क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखें, नंबरिंग तो पहले से आपकी लिखी हुई है, ठीक है। आपका लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपने इतनी स्पेस में करना है, ठीक है। उसकी लाइंस आपके पास जो है वो बनी होंगी कि इस एरिया के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है, फिर आपके पास सेकंड पार्ट आपने इस स्पेस में करना है। तो नंबरिंग दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबरिंग दोबारा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अक्सर औकात ये होता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करता है और बाज़ औक़ात उसको आंसर भी पता होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, ठीक है। तो उसको यहाँ से उसने सॉल्व करना स्टार्ट किया, ये सॉल्व कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे आके उसको पता चला कि उसने मिस्टेक कर दी है। अब आपको पता है कि आपका जो पेपर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ई शीट पे हो रहा है, ठीक है। और ई शीट में आपको जो स्पेस दी गई है आपने वहाँ पर ही उन क्वेश्चंस को मुकम्मल करना है। तो इस वजह से आप बच्चों को पहले ही ये रिकमेंड किया जाता है कि आपने वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है
ठीक है, ना इतनी कंजूसी से करना है, ना इतनी फराग दिली से करना है। कम से कम सवाल आपने इतने एरिया में अटेम्प्ट करना है, इतनी स्पेस में अटेम्प्ट करना है कि अगर आपका एक मरतबा गलत हो भी जाता है, ठीक है, तो फिर आप उस पर क्या करेंगे, पेन से लाइन लगा देंगे कि ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये सवाल मेरा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, लाइन लगा देंगे। और दोबारा आप फिर यहाँ पर उसी एरिया के अंदर, उसी क्वेश्चन की स्पेस के अंदर आपने उसे मुकम्मल कर लेना है, ठीक है। तो आपने पेपर अटेम्प्ट करते हुए इस चीज़ को पहले जेन में रखना है। बाज़ औक़ात बच्चा क्या करता है, बाज़ औक़ात ये करता है कि उसके जेन में ये बात होती नहीं है, पेपर उसने यहाँ से अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया और सही खुला खुला लिख रहा है, और अब यहाँ पे आके पता चला कि सवाल हो गया गलत, ठीक है, और अब उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। एक आपको मैं एक्स्ट्रा बात बताता चलूँ कि बी शीट वैसे उमूमन नहीं दी जाती, ठीक है, आपने बाकी प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी नहीं ली होगी, लेकिन जो है वो अलाउड है, ठीक है, अलाउड है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास अब बिल्कुल ही स्पेस नहीं है उस सवाल को उस एरिया के अंदर मुकम्मल करने की, उस सूरत के अंदर वो सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट से डिमांड करे कि अब मैं यहाँ पर नहीं कर सकता, मुझे आप बी शीट प्रोवाइड करें। फेडरल बोर्ड ने क्योंकि बताया है कि वी कैन टेक बी शीट्स, ठीक है, हम बी शीट्स ले सकते हैं। उमूमन बच्चों को पता नहीं है, ठीक है। तो ये आप बच्चों को मैं बताता चलूँ कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि वो इस स्पेस के अंदर अब दोबारा नहीं कर पा रहा, तो फिर उस सूरत के अंदर आप बी शीट को अवेल करें, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर शीट के ऊपर कोड लगा हुआ है और आपका पेपर इस मरतबा स्क्रीन मार्किंग होनी है। उस कोड के ज़रिए आपकी पिक्चर जो है वो पेपर चेकर को भेजी जाएगी, वो पेपर मार्क करके एक नंबर देगा। अब बी शीट के ऊपर तो उस तरह से कोड नहीं है, तो इस वजह से ये आपने उस सूरत के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है कि अगर बहुत ही ज़्यादा आपका केस ऐसा है कि अब आपने अटेम्प्ट भी करना है और स्पेस भी नहीं है, तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लीजिए, अदरवाइज इसको अवेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज इसको अवेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बात आप बच्चों ने जहन में रखनी है, सही है। ये कुछ बुनियादी बातें थी, बेसिक बातें थी जो मैंने कहा आप स्टूडेंट से मैं डिस्कस कर लूँ, ताकि आप पेपर में जाके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे हासिल कर सकें। और अब तो आपके पास जो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके सारे पेपर भी नहीं हो रहे और पेपर भी आपके सिलेक्टिव हो रहे हैं, और उन सिलेक्टिव में भी आपका पूरा कोर्स नहीं है, वो भी आपका रिड्यूस्ड है। तो अब आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आप इसमें से 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि मैट्रिक की बेस पे फिर आपको आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना है, ठीक है। और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपका थ्रू आउट करियर जो है वो देखा जाता है, जहाँ पे भी आप जॉब के लिए आगे अप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट रिकॉर्ड है उसमें मैट्रिक को भी देखा जाता है कि आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ये मीटिंग एंड करके, ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट लक बोलता हूँ। इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, और आप बच्चों के जो सवालात हैं, जो क्यूरीज हैं, ठीक है, वो ये मैं सेशन एंड करके दोबारा